नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज साहब की अपीलें दोबारा बहाल कर दी हैं और आज भी नैब से जो सवाल किए गए उससे नैब तकरीबन बैकफुट था। तो अब तीन इश्यूज पैदा होते हैं इस सारे मामले से, क्योंकि 2017 में 2018 में इसी नैब ने बड़ी मुश्किल से मियां नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर करवाया था। बल्कि जो हमने एक डाटा निकाला वो डाटा बड़ा दिलचस्प है जो आपके सामने रखता हूं कि नैब की दो अदालतें थी, एक अदालत नंबर 1 थी और दूसरी अदालत नंबर 2 थे। उसमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस बने थे उसकी 183 समातें हुई थी, यानी 183 समातें हेयरिंग्स हुई और उन हेयरिंग्स में अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए थे और बाकायदा इनको बुला के इनसे पूछा गया था कि मियां नवाज शरीफ और इनकी फैमिली कितनी करप्ट है। और 22 गवाहों ने एक केस में और 16 गवाहों ने एक केस में गवाही दी कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई करप्ट है। फिर नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर इन्हीं अदालतों में 130 मरतबा बुलाया गया था। 130 मरतबा मियां नवाज शरीफ उस वक्त बतौर प्राइम मिनिस्टर इन अदालतों में पेश हुए। 70 बार ये जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अब तकरीबन इनको रहा ही कर दिया, फारिग ही कर दिया और अपना केस आलमोस्ट तोशा खाने का जो है वो वाइंड अप ही होता हुआ नजर आ रहा है। और 60 मरतबा ये जज अरशद मलिक के सामने पेश हुए थे। और फिर जब ये अडयाला जेल चले गए तो अडयाला जेल से 15 बार मियां नवाज शरीफ को ला के इन अदालतों में पेश किया गया था। फिर एक से और एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 पेशियां थी और 70 में से 65 पेशियों में मरियम नवाज भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आती थी। अब तीन इश्यूज हो सकते हैं। पहला कि 2017 और 2018 में नैब ने गलत बयानी की और उन्होंने एक मासूम और बेगुनाह शख्स को करप्ट करार दिया और उसकी पार्टी को, उसके इक्तदार को, उसके खानदान को नुकसान पहुंचाया। या फिर आज नैब गलत है 2023 में और वो पिछला जो मौकफ था उसको गलत करार देके एक गलती कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि नैब 2017 में भी गलत था और नैब 2023 में भी गलत है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नैब के वजूद पे ऊपर आ गया कि नैब का असल काम क्या है। अगर तो वो काम है कि एक शख्स को करप्ट करार देना है तो फिर 2017-2018 का नैब ठीक है, और अगर उसने किसी सियासतदान को बेगुनाह करार देना है तो फिर 2023 का नैब एक नया चेहरा लेके सामने आ गया। तो अब इन सारी चीजों को कहां रखा जाएगा और क्या समझा जाएगा, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लीडर्स मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में उनकी इमामत में नमाज भी अदा की। तो क्या पीटीआई बदल गई है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पचौता साहब, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है। अमर अली आसराना साहब हमारे सीनियर साहबी दोस्त हैं और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। पचौता साहब ये बताइएगा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो तकरीबन मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल कर दी, उसके बाद जाहिर है अब ये केस चलेगा और हो सकता है नैब ये कहे कि 2017-2018 में हमसे गलती हुई, हम माफी चाहते हैं और आप इनको रिहा कर दें। तो क्या समझेंगे आज? देखिए बात ये है ना कि बड़ा अजीब रवैया हमने देखा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब की भी इसी तरह से तोशा खाना और अरकादर ट्रस्ट केस लगा हुआ था और वहाँ पर वो कह रहे थे कि वारंट इनके मौजूद हैं और पूरा उन्होंने कंटेस्ट किया बेल को। लेकिन दूसरी तरफ जब अदालत को ये हमने बताया कि नवाज शरीफ साहब की बेल हो तो फ़ौरन ये कह देते हैं कि हमें ना गिरफ्तारी मतलूब है, इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। एक तरफ वही इमरान खान जिनकी एहलियत जो है आज वैसे इमरान खान साहब की रिजेक्ट हुई हैं दो, देखें दरखास्तें जो रिजेक्ट हुई हैं। पहली बात तो ये है कि इस ट्रायल को रोकने के हवाले से हमने इस्तदा की थी, तो ये बड़ा गलत फैसला हुआ है। उसकी रीज़न क्या है कि 1 तारीख के ऊपर जज साहब कॉपियाँ देने के हवाले से कहते हैं और खान साहब ने इनकार किया। तो उस वक्त ऑर्डर के अंदर जज साहब ने जब मुंह से बोलकर लिखवा रहे थे उन्होंने कहा कि कॉपियाँ जो है उन्होंने वसूल नहीं की, लेकिन जब ऑर्डर हमने देखा तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि इन्होंने जो कॉपियाँ इनको दे दी गई हैं, लेकिन साइन तस्वर किए जाएंगे कि अगली डेट के ऊपर कि इन्होंने कर दी है। अगर अगली डेट के ऊपर साइन नहीं करते, अगली डेट हुई तो जब हम हाई कोर्ट में आए तो उन्होंने देख लिया कि लगता है मुझसे ये गलती हुई है, तो उन्होंने इस बात को इंसाफ नहीं रिड्रेस करने के लिए वो सारी फर्दे जुर्म और इमरान खान के मामले में अब देखिए ना साइफर है ना केस, साइफर की बरामदगी होनी है। तो जब फाइल के अंदर साइफर ही नहीं होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग ही नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स ही इमरान खान साहब को नहीं दिखाएंगे, फर्द जुर्म कैसे लगाया जा सकता है? जबरदस्ती फर्द जुर्म लगाया गया। और दूसरी तरफ नैब जाकर बाकायदा तौर पर नीचे भी ऊपर भी सारे वारंट भी कैंसिल, बाहर से बैठे हुई उनकी जमानतें भी हो रही हैं और पूरा नैब जाकर उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि इनकी कोई गिरफ्तारी। तो फिर कैसे केस इन्होंने बनाया, कैसे ट्रायल सारा चलता रहा, कैसे 16 गवाह एक में और दूसरे एक में, कैसे 130 जो है वो पेशी उन्होंने भुगती हैं। लेकिन ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि
किसी के ऊपर अगर जुर्म नहीं है तो उसके ऊपर क्यों केस बनाया जाता है, और अगर किसी का जुर्म है उसके ऊपर ट्रायल मुकम्मल हो गया तो फिर नैब किस तरह का रवैया करना कि एक बंदे ने जिसका स्टेटस जो है वो जेल में है और जेल में उसको सजा है और सजा याफ्ता उसकी सजा सस्पेंड नहीं हुई है और बाहर से बैठे हुए, कभी हमने कानून के अंदर या कभी अपने प्रोसीजर में या कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि बाहर से बैठे हुए किसी बंदे को, सजा याफ्ता बंदे को सर ये फरमाइएगा सर, ये जो आपके सामने अब नैब कहां स्टैंड करेगा, क्योंकि जो हमने देखा था पहले और जब ये अपीलें आपको पता है जब रिजेक्ट भी हुई थी तो उस वक्त भी नैब का मौकफ यही था कि उन्होंने कहा जी एब्सकॉन्डर हैं और भगोड़े हैं और इन्होंने गलत बयानी की और इस बुनियाद पे जाके रिजेक्ट हुई थी। अब नैब बदल गया है तो ये नया नैब जो है कहां स्टैंड करेगा? चौधरी साहब, दो चीजें हैं। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब और अथर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जमानत दी थी। कैप्टन सफदर को 1 साल सजा हुई थी, 7 साल 10 साल और 2 महीने 17 दिन बाद वो जमानत हुई। मियां गुल औरंगजेब और अथर मिनल्ला ने जो फैसला लिखा उस पर आसिफ सईद खोसा साहब बरहम हुए। खोसा वो जो साकिब निसार साहब के, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, लगता था जैसे वो जमानत ही मनसूख कर देंगे। एक ज़माना वो भी था, मॉनिटरिंग थी, जजेस थे, बैठते थे, लेकिन वो जमानत हो गई। उसके बाद अथर मिनल्ला साहब ने 60 जर्नलिस्टों की मौजूदगी में कहा ठीक है कि मेरी भी फैमिली है, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है कि कैसा प्रेशर आया उन पे। और जब वो जज अरशद मलिक का केस आया तो खोसा साहब ने लिखा कि ये जो केस है ना जज के कंडक्ट का, ये अपील में डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहिश्ती जेवर में जो पुलिस रात की मंजिलें लिखी है ना क्रॉस करने की, वो लिखी फॉरेंसिक एविडेंस के लिए, जिसको यूके कोर्ट मान गया, एक चैनल को जुर्माना हो गया। यहाँ हर जमाने में इसी तरह काम होता है, क्या है क्या नहीं है। उस जमाने में एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इमरान खान साहब एक थे। ठीक है, जब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गए, मसला बन गया, मामलात खराब हो गए, हवा भी बदल गई। मतलब मुझे और आपको बात करने में क्या मसला है, ये पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ करें, लेकिन जब मरियम नवाज को बरी किया तो आमिर फारूक साहब ही उस बेंच के सरबराह थे, साथ कियानी साहब थे। उन्होंने सवाल क्योंकि 13 दफा पूछा कि कोई एविडेंस है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये पर्चा है। उन्होंने कहा ये पर्चा किधर से अटेस्टेड है, यूके से, उनकी गवर्नमेंट से आया या हमारे हाई कमीशन ने किया है। वो जेआईटी से एक पेपर निकला था। उन्होंने कहा ये नहीं मैं मानता, मुझे सबूत दो। फिर उन्होंने पूछा मरियम नवाज बात है वैसे ये इमरान खान साहब गवर्नमेंट जाने के वजीर आजम नहीं इमरान खान वजीर आजम, मरियम नवाज के बारे में सबूत है आपके पास कि वो मालिक है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा चले नवाज शरीफ के बारे में है, ये रिकॉर्ड की बात है। मेरा ख्याल 2021 में जब न्यूट्रल हुए थे ना, ये न्यूट्रल के बाद की निशानी है सारी। मेरा ख्याल इमरान खान वजीर आजम थे। आपने पहला ये पूछा था, मैंने कहा जी इमरान खान वजीर आजम थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा चूंकि नवाज शरीफ की अपीलें हमने पेंडिंग कर दी हैं तो हम इस हद तक फैसला देंगे। ये कोई केस रह नहीं गया। जो केस आपके इंटरव्यू में आया था, आप याद कर लें 2016 जनवरी में, जब हुसैन नवाज का आपने इंटरव्यू का, उसने कहा मैं मालिक हूं, ये सारा केस उसकी तरफ जाना चाहिए था, वहां घुसा ही नहीं, सबको पता था। वैसे इसी अदालत ने उन्हें शारी भी करार दिया था, हुसैन नवाज को भी, हसन नवाज जिस तरह आप यहाँ के अदम हाजिरी की बुनियाद याद होगा सर। तो वो कुड़ी साहब फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये समझती है कि जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हुआ, और ऐसा लगता है सारे इदारे नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस बेस पे ये कह रहे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी नैब के हवाले से बात की। देखें, हमने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है कि नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, अगवा बरत आवाम के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पहले भी ये कोशिश की थी कि हम नैब को ख़त्म करें, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी और हमारी इत्तेहादी जमात और ख़ासकर PMLN नहीं चाहती थी कि ये ख़त्म हो। फिर हमने 62-63 शिक को ख़त्म करने की कोशिश की, फिर भी हमारे इत्तेहादी जमात ने कहा ये नहीं होनी चाहिए। देखें, नैब हमेशा, आज आप देखें कि नैब वही नैब है, वही चीज़ें हैं। और वो कह रही हैं, पहले वो कह रही थी कि मियाँ साहब जो हैं वो उनको कन्विक्ट होना चाहिए, आज वो कहता नहीं गलत हुआ है। हम कहते जो भी है, मियाँ साहब को गलत सज़ा मिली है, क्या उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने मियाँ साहब को गलत सज़ा दी थी? क्या उन अफसरान को, उन जजों को भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने उस वक्त नैब को या अपने कुर्सी को या अपने पोस्ट को गलत इस्तेमाल किया? कि नहीं, हम कहेंगे बस ठीक है, नजरिया ज़रूरत के तहत उस पर हम आंखें बंद कर लें और आगे चलें, और फिर आगे चंद सालों बाद फिर ये चीज़ एक्शन रिप्ले हो कि फिर आ कहेंगे नहीं वो तो उस वक्त गलत हुआ था, अब दोबारा हम देखते हैं कि ये तो ऐसी चीज़ है। लिहाजा ये चीज़ें इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। नईम पंजौरा साहब ने एक बात की कि जी ऐसी हो रही, आपके लीडर के साथ भी ऐसी होता था। जब PTI के चेयरमैन पेश होते थे उनके साथ भी इसी तरीके से मिनटों सेकंडों में जो है ना डील हो जाती, डील मतलब है कि केसेस डील हो जाते थे।
और वो जो है ना चले जाते थे। तो ये चीजें आप लोगों के दौर में आप लोग ये भुगत चुके हैं, आप ये लिबर्टी हासिल कर चुके हैं। तो हुकूमत के बाद जब अपोजिशन होती है तो अपोजिशन में ये चीजें आपको भुगतनी पड़ती हैं। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि हुकूमत और अपोजिशन दो चीजें हैं, आप जो है अपनी सियासी बिरादरी के साथ ताल्लुक रखें। आज मुझे बताया ना, आज जो आपने बात की और आपने अपने इंटरव्यू में बताया, आज जिस तरीके से मुझे नहीं पता कि किस मुंह से पीटीआई के लोग मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिले होंगे, कैसे उन्होंने आंखें मिलाई होंगी। जो फिरौनियत उनके जबान में होती थी, हर जलसे में जो गालम गलोच होती थी, जो फिरौन की जबान में ये बात करते थे, आज उसी मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज पढ़ रहे थे। ये जमहूरियत बेहतरीन काम कह सकते हैं, अल्लाह ताला का आप निज़ाम कह सकते हैं। नमाज तो पढ़नी चाहिए सर, वो कोई भी जो शरीयत का पाबंद हो और वो इमामत करवा रहा हो तो नमाज पढ़ने में। मौलाना की इक्तदा में पीटीआई मुक्तदी हुई। नहीं, हम यही कह रहे थे कि आज मुझ पीटीआई से पूछें कि आपका वो जो बयानिया था और आपका चेयरमैन और आपके लीडरान जो फिरौनियत की जबान में बोलते थे, जेयूआई की लीडरशिप के खिलाफ बोलते थे, हमारे भी पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, लेकिन हमने वो जबान इस्तेमाल नहीं की जो जबान ये लोग इस्तेमाल करते थे। आज आंखें मिलाते हुए उनको पता नहीं कैसे महसूस हो रहा होगा, ये तो वो बता सकें जो गए हुए थे। पता नहीं। वैसे अगर आप इजाजत दे तो मैं नईम साहब से पूछ लेता हूं, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। कुंडी साहब, ये नईम साहब वैसे एक सवाल उठाया जा रहा है कि आपने तो पूरी सियासत की इस बात पे है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो बात नहीं करेंगे आप, बल्कि कहा था एटम बम फेंक दे, लेकिन इनसे बात नहीं होगी। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपकी छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं सर, एक बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और आपका ज़ाहिर वोट बैंक को शेयर करते हैं, तो इसलिए हमेशा टारगेट पे रहे हैं वो इमरान खान साहब के, और आपकी सारी पार्टी उनको वही कुछ कहती थी जो इमरान खान साहब कहते थे। तो आज पार्टी के इतने सीनियर लोगों का मौलाना के पास चला जाना, ये यकीनन इमरान खान साहब ने भेजा होगा उनको। देखें, बात यह है कि कुंडी साहब जैसे कह रहे हैं कि अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल करते थे फ़रौनियत वाला और दूसरी चीज़ें, तो ये खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फ़रौनियत वाला, ये क्या मौदबाना लफ्ज़ है? दूसरे नंबर पर गुजारे ये है कि ये तो 16 जमातें सारी इकट्ठी बैठ तो पीडीएम सारा, जिसमें ये नवाज शरीफ हो या कोई भी जमात हो जिनके हवाले से ये हमेशा बात करते थे, और इसी तरह से नून लीग वाले जो हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से डाकू और सारा कुछ कहते थे। इन्होंने भी तो बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने पूरी बैत करके जो है 16 महीने इनके पीछे गुजारे। अब इन्होंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब को जो बकाया तौर पर प्रोटोकॉल और सारी चीजें मिल रही हैं, जो हम बात कर रहे थे, तो इन्हें भी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई कि ये शर्वानी हमारी तरफ तो नहीं आ रही। 2017 में प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, शर्वानी जो है, इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले ही उन्हें देखें सिक्योरिटी गाड़ी शर्वानी हमारी तरफ जो है नहीं आ रही, तो उस वजह से ये कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपका ख्याल है कि ये शर्वानी उधर जानी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गई, हर एक को है ना जी शर्वानी हम पहने। अच्छा, तीसरे नंबर पर बात यह है कि उनकी अली मोहम्मद खान साहब हों या असद कैसर साहब हों, उनसे मेरी अभी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई है, सैफ साहब हों, तो उन्होंने बताया कि हम फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। मैंने उनसे पूछा है कि उसमें कोई और खास बात हुई है किसी हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई हमारी बात नहीं है। बात यह है कि अगर फातिहा पढ़ना गुनाह है या अगर बैठे हुए उन्होंने ये कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। शुक्रिया अदा किया मौलाना फजल रहमान साहब का, बिल्कुल, कि आपने पीटीआई के हक में बात की थी। आपने कहा था कि पीटीआई को साइड पर रख के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती, आपने क्योंकि हमारी आवाज उठाई, तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी वजह ये आज पीटीआई को शुक्रिया अदा करना पड़ गया मौलाना का। देखें, शुक्रिया अदा करना नहीं पड़ गया। एक तरफ अगर आपको लोग ये कह रहे हो ना कि ये दहशतगर्द है और पूरी जमात ही दहशतगर्द है, 90% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो दहशतगर्द हैं क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ अगर ये बंदा कह दे कि नहीं ऐसा नहीं मुमकिन कि किसी एक बंदे को आप अंदर रख के, क्योंकि सर मौलाना आज भी आपकी पार्टी को पार्टी नहीं कहते, वो कहते हैं ये पार्टी है ही नहीं। देखें, वो तो उनका अपना ज़रफ है ना, वो कहते हैं ये नहीं कहते हैं, लेकिन बात ये है कि उन्होंने अगर स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी आपके वक्त को जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ज्यादा बड़ा आपका केस लड़ रही है। वो ये कहती है कि इमरान खान को साइड पर रख के हम क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकेंगे इलेक्शंस की। देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि आप बेशक देखेंगे मीटिंग्स उनकी उधर हुई हैं या किसी के साथ भी होती हैं, लेकिन ये बात कभी भी नहीं होगी कि वो ये कहें कि हम बैठ के मिलकर करप्शन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, सीटों का तबादला करेंगे।
बात सिर्फ होगी तो 90 डेज इलेक्शन के ऊपर होगी, और वो आईनी तौर पर तो आज होने ये चाहिए। 90 दिन के इलेक्शनों के लिए गए थे? नहीं, आज मैं बता रहा हूं कि फातेह के लिए गए। ओवरऑल अगर तो और बहुत सारे चांस है सर, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के खानदान के अंदर बहुत वसाल हुए, लोगों के इंतकाल हुए। आपको कभी याद है सर? आज आपको याद आई है? देखें, अच्छी बात है ना, गए हैं तो जाना चाहिए, उसमें क्या बोल रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं कि कभी भी ये बात नहीं होगी कि हम इनके साथ बैठ के सीटें एडजस्ट करें, इशू टाइमिंग का है ना, मिन्नत समाज करें, पांव पकड़े, ऐसा वो कभी समय नहीं आज देखेंगे। मजबूरी में है, नहीं, मजबूरी सिर्फ में 90 डेज इलेक्शन आइन की बालादस्ती के लिए तो 90 दिनों में इलेक्शन तो नहीं हो सकते? 6 नवंबर को 90 दिन हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि जब आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये कह रही है कि फौरन इलेक्शन, इसके ऊपर तो फौरन फैसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 तारीख रख दी गई है। मैं ये कहता हूं कि फौरन फैसला दिया जाए। कोई क्यों नहीं बात करता? पीपल्स पार्टी वाले चलो करते हैं, लेकिन पिटीशन सिर्फ पीटीआई लेकर गई है। ये कुली साहब, अगर आपको जवाब देना चाहें तो मैं राणा साहब के पास जाना, मैंने फरमाइए सर। मैं इनको क्या जवाब दूंगा? इनको भी याद है कि मौलाना साहब घर में कोई फतेहखानी भी करनी है। इससे पहले भी जो है मौलाना साहब के घर में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें ये शिरकत इन्होंने, उस वक्त भी तो हुए थे। उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त तो असद कैसर साहब स्पीकर भी कौमी असम्बली के थे, अली अहमद खान साहब वजीर भी थे। तो उस वक्त तो इनको दुनियावी ख्याल नहीं था कि लोगों के पास गमी खुशी में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम ये नहीं कहते कि जो उस वक्त जो मैंने इसलिए वो बात इसलिए की, आप वो क्लिप्स निकाल लें इनके चेयरमैन के, ये तो कह रहे थे हम चोरों डाकू के साथ हाथ भी नहीं मिलाते, फिर आज कैसे हाथ मिलाना? इनको गले मिलने शुरू कर दिया आप लोगों ने। क्यों आज आपको एहसास हुआ कि इनके साथ हाथ भी मिलाया जाता है? आप तो कहते हैं हम उधर बैठना भी पसंद नहीं करते, जिधर ये बैठे होंगे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आज तो गले मिल रहे थे क्योंकि आज आपको जरूरत है उन लोगों की। ये देखें, ये चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि बदलता है रंग आसमान। लेकिन सर ये सियासत इसी को कहते हैं, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कुली साहब, क्योंकि एक वक्त था जब आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था मैं मियां नवाज शरीफ के साथ जन्नत भी जाऊंगा, तो ये तो मौलाना के घर पे गए। अच्छी बात है राणा साहब। आज नईम साहब जब दोबारा पीटीआई के चेयरमैन से मिले तो उनसे उनकी राय तो पूछें कि आपको जब वक्त दिया तो उसके मुतालिक क्या राय है। तो हमें, क्योंकि अप्रोच नहीं है, तो हमें बयान करके सुनाए कि पीटीआई के चेयरमैन की क्या राय थी, कि क्या उनको कैसे महसूस हो रहा था कि उनका डेलीगेशन गया। हम उस वक्त भी कह रहे थे ये फरमाइएगा कि अब नैब जो है, मेरा ख्याल है उसके खात्मे का टाइम आ गया, क्योंकि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये फैसला कर रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, क्योंकि ये इदारा सिर्फ और सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना हुआ। देखिए, नैब के पीपल्स पार्टी और पीडीएम की गवर्नमेंट ने दांत शांत निकाल दिए थे, उसको एक नॉर्मल इदारा कर दिया था। अब वो सहूलतकारी जिसे कहा जाता है वो हुई और वो नैब बहाल हो गया, ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, अब गमी खुशी जो है ना वो सबकी साथ साथ चलेगी कि कहीं वो जमानत की मुखालफत करेंगे और कहीं कहेंगे कि हमें बंदा मतलूब नहीं है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मिसाक जमहूरियत हुआ ना, सब ने गालियां दे के एक दूसरे के साथ इन्होंने सबक सीखा, वक्त ने हालात ने सिखाए। खान साहब को कम से कम मैं ये बार बार कहता रहा कि इंतखाबी इस्लाहात आप अब कर लें। ठीक है, मिलकर कर लें सब लोग। नहीं, आप खुद कर लें, क्योंकि 172 मीटिंग्स हुई थी जिसमें आरिफ अलवी साहब हेड करते थे उसको। ठीक है, दोनों तरफ से जब पूरी पार्लियामेंट की कमेटियां बैठती थी, और आखिरी जब मीटिंग थी तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा कि आज हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे और वो सबूताज होगी। वहीं से ये दोबारा बैठना था इन्होंने कि इत्तफाक राय मौजूद था, नहीं किया। फिर इन्होंने अपनी मर्जी की वो मशीनें निकाल ली, फलाना कर लिया। नहीं होता ना फिर सोलो, इस तरह ही होता है। इन्होंने वो कुंडी साहब ठीक कह रहे हैं ना कि उस वक्त 62(1)F का कहा निकाल दो, ये शिकें जो ज़िया-उल-हक साहब ने डाली हैं वो नैब को निकाल दो, नहीं माने। और जब गिलानी साहब को जब प्रेशर आया इफ्तिखार चौधरी साहब का 21वीं तरमीम करके, जजों का इख्तियार पार्लियामेंट ने दोबारा जजों को दे दिया। अब ये पार्लिमानी कमेटी तो ढकोसला है ना कि आएंगे जी बस आपने सवाल करके और वापस स्टैंप लगाए, आपकी वैल्यू नहीं है। पार्लियामेंट खड़ी नहीं, पार्लियामेंट पहली दफा खड़ी हुई और जजेस ने ही उसको ऑन कर लिया। अगर ये सिस्टम चलता रहेगा बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। खान साहब को जेल में जाके, अभी तो नेल्सन मंडेला याद आया, पंजोता साहब दोबारा मिलेंगे, फजलुर रहमान की मीटिंग पे वीटो होता है या नहीं होता, ये खान साहब ने फैसला करना है कि ये वैसे खान साहब को इस मीटिंग का नहीं पता, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने करना है ना उनको, या असद कैसर साहब ने करना है। जो मैं बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि खान साहब को एक कमेटी पॉलिटिकल लोगों की बना देनी चाहिए। उन्हें इलेक्शन लेना है तो अपने लोगों को खुद एतमाद देना होगा। अगर वो नहीं देंगे, वैसे तो लोग आज इस शहर में मैंने ये बात सुनी है कि 15 नवंबर तक खान साहब बाहर आ जाएंगे। चलें जी, आ जाएंगे, हमने तो नहीं भेजा। अब यही बात है
जमानतें भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लेकिन बात करने में तो लोग कर रहे हैं। हम भी चेक करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जहां पे फैसले हो रहे हैं कि जी वहां से, लेकिन फैसला तो लेवल पे आज भी हो जाएगा, फिर सारी लेवल हो जाएगी। लेवल क्या होगी नहीं होगी, वो 5 साल की सजा जब तक खत्म नहीं होती खान साहब की, ठीक, इलेक्शन नहीं लड़ वो जुर्म मौजूद है, सजा सस्पेंड हुई है, ठीक, वो इन्हें कराना पड़ेगा, फिर ही इलेक्शन में आएंगे वो। अच्छा, नहीं सर, ये फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब की मर्जी से ये मुलाकात हुई है? देखिए, मैं खान साहब से जब मुलाकात हुई है वो दिन को 2:30 बजे हमारी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद ये मीटिंग हुई है। डेफिनेटली कोर कमेटी जो है खान साहब ने बनाई थी, और उसमें इसलिए बनाई गई थी कि आप जो है तमाम सारे मिलकर फैसले वो करें। उन्होंने किया, फैसला वो गए। अब जो आज खान साहब ये कोर कमेटी ने इनको इजाजत दी? डेफिनेटली जी, बिल्कुल। कोर कमेटी में ये मसला डिस्कस ही नहीं हुआ? देखिए, नहीं, मैं गुजारिश रखता हूँ ना कि कोर कमेटी है ना जी, व्हाट्सएप के ऊपर सारे एक दूसरे से हैं कॉन्टेक्ट में जी। 4-5 लोग 6 लोग, वो एक छोटी सब कमेटी बनाई गई है पॉलिटिकल मामलात को देखने के हवाले से, तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया होगा, गए होंगे, उसमें कोई वैसे उसमें भी डिस्कस नहीं हुआ। मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वैसे भी कोई कोर कमेटी व्हाट्सएप पे तो सिर्फ एंकर्स पे पाबंदी लगा रही है आजकल, ये चैनल्स पे पाबंदी लगा रही है। इतने छोटे छोटे फैसले जो है ना वो कोर कमेटी नहीं कर रही कि किसी ने मौलाना फजल एंकर्स पे पाबंदी तो इनके साथी वकील ने अनाउंस किया है, कोर कमेटी नहीं कर रही, वो कोर कमेटी कर दी, एंडोर्स वो कोर कमेटी का हिस्सा है। अच्छा, आज जो खान साहब जो है ना जी, आज जो खान साहब से मुलाकात हुई है ना जी, मैं 3-4 चीजें उसके ऊपर बताना चाहूंगा। खान साहब ने क्या पहले नंबर पर जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से फ़ौरन बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें, इसके ऊपर क्यों नहीं नवाज शरीफ ने बयान दिया, और इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ह तौर पर पीटीआई पहले भी बयान दिया, प्रोटेस्ट भी निकाला, और मजीद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बयान दें। बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जंग का नवाज शरीफ तो जलसे में किया, जलसे में किया, झंडा भी लहराया और ट्वीट भी किया। नहीं, उस तरह से नहीं ना, जिस तरह से खुद सोची कर लेंगे। खान साहब ने कहा कि ये लोग कहते हैं ना जी कि जंग हो रही है, जंग नहीं है। एक तरफ है मुसल्ला अफवाज है, उनकी सारी फोर्सेस हैं, टैंक हैं, सारे वो इस्तेमाल, नहते लोग नहीं, नहते लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल कश्मीर पे क्या मैं जंग शुरू कर दूं, ये जंग नहीं है, तो इसके ऊपर लाजमी तौर पर वो करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है ये लंदन एग्रीमेंट के तहत ये आए हैं। लंदन एग्रीमेंट क्या मतलब? यानी कि बैठ के लंदन में सारा ये प्लान हुआ ना, तो नवाज शरीफ थे ही लंदन में, तो फैसला उन्होंने लंदन में ही करना था, मैंने कब वापस आना। नहीं, उन्होंने नहीं करना। अच्छा, उन्होंने जी प्लान तो नहीं, आप मैं प्लान किसने किया आपका? डेफिनेटली जो आपको भी पता है, तो यहाँ उसमें आमिर फारूक साहब भी शामिल है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन साहब भी। नहीं, जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद तो नहीं शामिल हो गए, लेकिन इनडायरेक्टली ऊपर से फिर आपको पता है तो इनको किसी और कोई और कह रहा है कि फैसले करेंगे, तो उन्होंने ये कहा, सिद्दीकी को जैसे किसी ने कहा, देखें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इनको कोई और कह रहा है कि फैसले ये करे। देखें, 4 उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का ऐसा था, वहां से बाकायदा तौर पर रसूल वही नैब जो मुझे वहां पर अगवा करता है जब मैं बेल लेने आया हूँ, और यहाँ पर जमानत उनकी हुई नहीं, और खुद ही कहते हैं जी कि बिल्कुल उनको छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग खान को चाहते हैं, और ऐसे किसी का माइंड जो है वो बदला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने साइफर के हवाले से बात की। उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि देखें, मैं वज़ीर आज़म था, और बाहर से अगर कोई धमकी देता है, मैंने वोट लिया है, और मैंने उनको बताना है कि भाई ये धमकी आई है और इस तरह से इंटरवेंशन करके हुकूमत गिराई जा रही है, मैं अवाम में ना जाता तो मैं किधर जाता, और उसे डिक्लासीफाइड किया गया। नंबर 4 पर उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएं। हमारा मौकफ सुना ही नहीं जा रहा, एक तरफा एक स्टोरी जो है हमारे ऊपर डाली जा रही है, कैमरे किसने उतारे, उधर 9 मई को, इधर 18 मार्च को जुडिशियल कम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात करें। आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस वक्त खवातीन बच्चे सारे वो गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बकाया तौर पर कहा कि वहां पर जो दरखास्त जो दायर की हुई है उसके ऊपर टेकअप करें, और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डायरेक्शन जारी करें कि ये जो बेगुनाह लोगों को अंदर रखा गया, उनकी जमानतें नहीं लगती, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जो है वो अगवा किए जाते हैं हमारे लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, और FIR दर्ज होती हैं, ऊपर नई दफा डाल दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी। अच्छा, ये फरमाया कि क्या 2 वकला के बारे में उन्होंने कहा है कि ये 2 वकील मेरे साथ मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे? नहीं, देखें, इजाजत मिलती है कोर्ट से, मतलब 8 लोगों की, 10 लोगों की। उन्होंने उधर एक लॉ बनाया हुआ है, खुद जेल अथॉरिटीज ने अपना एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये जो भी है। दूसरी तरफ से 8-8 लोग चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी जो हियरिंग हुई है 3 लोग, मेरा भी नाम था, नहीं उन्होंने जाने दिया। अब आज मुलाकात हुई है, आज उन्होंने 4 लोग, कुर्सी 4 रखते हैं वहां पर, तो उन्होंने कहा जी नहीं कि 4 अलाउ है, आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन आएगा। देखिए, इमरान खान साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा है, उन्होंने नहीं कहा कि 2 बंदे, ये 2 में एक सीनियर वकील भी शामिल है, कि ये मुझसे मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं। वो साकिब भाई ने ट्वीट किया तो मैंने बकाया तौर पर, उन्होंने किसी बंदे के हवाले से ये नहीं कहा कि ये मुझे मिलने ना है, और आज तक उन्होंने कभी किसी हवाले से नहीं कहा। हालांकि लोग जाकर कहते भी होंगे कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उस बंदे को ना मिले, उस वकील को तो ना वो मिले। दोनों वकला भी जाएंगे अब? नहीं, कोई था ही नहीं ना, किसी ने, ये तो एम खबर किसी ने चलाई है, खान क्यों कहेंगे। ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कुंडी साहब ये फरमाइए सर, ये कोई इफामत तफहीम हो सकती है पीटीआई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, नून लीग की, क्योंकि आपने इलेक्शंस में जाना है और अगर आप एक इतनी मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होगी, फिर 2018 के इलेक्शन में, 2023 के या 2024 के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। फिर देखें, ये चीज़ें उस वक्त आगे बढ़ सकती है। पहले तो ये बात है कि जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं उनके साथ तो किसी सूरत में भी जो है कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता जब तक उनको अदालतों से कोई चीज़ जमानतें हों या उनको इजाज़त नहीं मिलती या इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं देता कि आप जाकर इलेक्शन लड़ें। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही मतलब है कि एक ऐसा वाक़या हुआ है। दूसरी बात है, तो आगे चलने में तो आप पहले माजी की कोताहियों पे तो माफ़ी मांगेंगे ना। आज ये है कि जरदारी साहब जब सदर बने थे, उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफ़ी मांगी थी कि आप सदर को गुजारती हुई, तो क्या इनके जो पार्टी के चेयरमैन है वो माफ़ी मांगे? मैंने जो पिछली जिन उसके साथ जो भी ज्यादतियाँ की या मैंने जो बातें की हैं वो जो है वो मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पार्टी की लीडरशिप ने फैसले करने हैं कि कौन किसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अब मेरे भाई नईम साहब ने बात की कि खान साहब ने ये बात की, खान साहब ने वो बात की, तो खान साहब को बोले अपने एक डेलीगेशन फ़लस्तीन के एम्बेसी भेज दें, मौलाना साहब के पास भेजें, उधर भी भेज दें अपने हमदर्दी के लिए। और उसके बाद जो चीज़ें आप आज गिले कर रहे हैं ना कि फलां पार्टी के साथ ये काम हो रहा है, आपके साथ भी ये चीज़ हुई है। आप भी तो डील के जरिए आए थे, आपको भी तो लाया गया था 2018 में, जो आपके साथ जो कुछ हुआ था आप उन चीज़ों को भूल गए हैं। आपको अब आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जाए। आप भी तो एक सरकारी जहाज नहीं कहूँगा, एक प्राइवेट जहाज था, उसमें भी लोग भर भर के आ रहे थे और उनको आप जो है वो पट्टे पहना रहे थे, कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से कौन आ रहा है, बस जी मफलर पहना दो, ये पता नहीं चलता कौन है कौन ये। तो ये चीजें आप लोगों ने, ये लिबर्टी आप लोगों ने हासिल की है। जहांगीर तरीन आप ये लिबर्टी तो ले आए। वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब थे पार्टी में, नहीं साहब कह रहे हैं, आशिफ बोल रहे हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पार्टी में थे, वो ले आते थे इमरान खान साहब उनके गले में डालते थे, मर्जी से इजाजत देंगे तो मैं भी इस हार पे बोलना चाहूंगा। इन्होंने राणा साहब के पास सुनिए कुंडी साहब, राणा साहब के पास भी इंफॉर्मेशन है कि वो इन्होंने जो जहांगीर तरीन के साथ किया, अपने मौसम के साथ इन्होंने जो कुछ किया, जो इनके मौसम के साथ जो कुछ इन्होंने किया, वो सबके सामने है। क्या किया जहांगीर तरीन के साथ इन लोगों ने? जो इनके लिए जहाज में बंदे लेके आते थे, ये कहां से लेके आ रहे, क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात बताता हूँ, वो जो सरतापा चेयरमैन थे ना, रुकिएगा जी कुंडी साहब, सरतापा चेयरमैन एक प्रेस रिलीज जारी किया करते थे साउथ पंजाब के एमएनएस के लिए। फिर वहां पे उनके केस खुल जाते थे, फाइलें खुल जाती थी। नहीं, फिर वीगो पहुंचता था महकमा ज़राअत की सूरत में। फिर वो आते थे जहांगीर तरीन साहब के घर, यहाँ से वो लैंड क्रूजर्स में, V8s में जाते थे, फिर गाड़ियां तब्दील हो जाती थी, फिर अच्छा। और उनसे खान साहब व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट आदमी से लाहौर बात किया करते थे, ठीक है, और वो बंदा असल बंदे को बताया करता था। फिर उस बंदे ने, जब पंजाब की पहली कैबिनेट बनी बुजदार साहब की, सबसे आखिरी नाम ढूंढ लें, उससे खान साहब के व्हाट्सएप निकाल लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सबसे आखिरी वो निगरान, वो मुंतखब नहीं थे। अच्छा, वो नॉन इलेक्टेड जो, हाँ, उनको मशीर बनाया गया था। हाँ जी, वजीर आला का। और वो मशीर बना तो वैसे वजीर आला वो वही थे जो राब्ताकार थे, जो दरमियान में राब्ता करवाते हैं। क्या नाम है वैसे उनका? बस मैंने नाम बता दिया, अब लिस्ट भी ढूंढ लें। अच्छा, ये तो लंबा काम है ना, आप हमें पढ़ने पे सर्च पे आपकी टीम के वैसे नहीं साहब, ये आपकी पार्टी चल कैसे रही थी यार? वो देखें, कोई और आदमी ये सारी ब्रोकिंग कर रहा था सारे मामले में, और उसके बाद उसको खुद भी ओहदे मिल रहे थे, और सारी बदनामियां आपके दामन में पड़ गई। सर देखिए, बात ये है ना कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई किसी को पार्टी ज्वाइन करवाई गई पीटीआई में, बेशक तो वो ठीक थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये मुझे बता दें, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी ने उस वक्त किसी से ज़बरदस्ती करवाई, किसी एक शख्स से या 2 से या 3 से, तो क्या आप उठा के अगवा करके तो उस चीज़ को आप एंडोर्स करते हैं कि वो ठीक है? नहीं, ये तो आपने फैसला करना। नहीं, नहीं सामने अपने ज़मीर का फैसला। देखिए, हमारे ज़मीर हम बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि अवाम की ताकत से इमरान खान साहब आए थे। आज भी इमरान खान जो है अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दफा जलसे की इजाजत तो देना, एक दफा उन्हें बाहर तो निकाले ना, झूठे केसों में आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अवाम की ताकत निकाले ना।
इमरान खान को निकालें, इजाजत दें, कैंडिडेट्स को लड़ने का मौका दें, उन तमाम लोगों की सुन लें जो वजीर रहे हैं आपकी पार्टी। कैंडिडेट्स को ना उठाएं, कैंडिडेट्स को लड़ने का मौका दें, अगवा ना करें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं। इमरान खान को एक दफा दें इजाजत कि वो अंदर बैठा हुआ है ना, बाहर दे दें कि ये जलसा कर सकते हैं, देख लेते हैं कि फिर किसका बड़ा जलसा है और कितना मैदान सजता है। वैसे कुंडी साहब ये मुतालबा ठीक है इनका कि एक फ्रीडम देनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, ताकि अगर इलेक्शन होने हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो ना कोई। देखिए पहले नईम साहब से पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं ना खान साहब अवाम की, अवाम को ये किससे तशबीह दे रहे हैं, कौन है अवाम इनकी जिसके जरिए इमरान खान हुकूमत में थे। दूसरी बात यह है कि क्यों करते हैं आपके लोग प्रेस जो वोटर है सर वो ही लोग जो गद्दारी साहब की तस्वीर हो या मरीम की हो तो नीचे वो लिखते हैं जनाब के इमरान खान जिंदाबाद। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे PMLN के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ भी एक सलूक हुआ। हमारे अगर पीछे चले जाएं, जब हमारी पार्टी बंद थी शेख जुल्फ़िकार भुट्टो के टाइम पे ज़िया-उल-हक ने हमारे लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, तो उन्होंने तो ऐसे 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके लोग कहें ना हमें अगवा किया गया और हम जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते? आपके खुदा कुछ जैसे आपके लोग आए थे इजी कम इजी गो वाले हिसाब है, जिस तरह इन्होंने बात की आमिर लसरा साहब ने कि वीगो V8 जहाज और उसके बाद बफलर, तो उसी तरीके से वापस जाएंगे, इजी कम इजी गो वाले हिसाब हो, जैसे आए थे वैसे चले गए। तो आप मुझे बताएं कि आपके लोग क्यों न करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कुर्बानी दें। आप लोग तो कह रहे थे कि हम इस इनकलाब लाने वाले, इनकलाब तो ऐसे नहीं आता ना, इनकलाब तो ये पिज्जा मीज़ा और बर्गर खाने से नहीं आते, इनकलाब कुर्बानी देने से आते। फिर आप कुर्बानी दें, रहें, डट जाएं, और फिर हम मानेंगे कि बाकी आप लोग डट गए और आपकी पार्टी कुर्बानी दे रहे हैं ना, इससे ज्यादा कुर्बानी किसी और ने खाए हैं सर, हमारे ऊपर पिज़्ज़े ना डालें कि पूरी पार्टी फारिग हो गई, खान साहब रह गए और वो जेल में। इससे ज्यादा कुर्बानी क्या चाहते हैं आप सर, मुझे बताइए कुंडी साहब। नहीं तो इन्होंने गलत देखिए, फिर कप्तान गलत था ना, कप्तान ने जो टीम चूज की थी वो गलत चूज की थी, फिर कप्तान की कमजोरी थी, क्यों ऐसे लोगों को उन्होंने चूज किया। चूरी के मजनू जो थे इनके साथ जो थे, आज वही लोग कह रहे थे कि सब गलत है, तो फिर ऐसे लोगों को चूज भी ना करते। टीम तो उन्होंने चुनी थी ना, कप्तान ही टीम चुनता है, तो फिर कप्तान में खराबी थी। लिहाजा ये चीजें जो है, ये हम जब आप इक़्तिदार में थे और 10 साल नईम साहब तो उस वक्त नजर नहीं आते, जो लोग आपके प्रोग्राम में आते थे, आपने उनकी अब मैं वो अल्फाज इनकी वजह से नहीं बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम में आके वो क्या क्या बोलते थे, किस जबान में बात करते थे, किस किस्म की तड़ियां देते थे। आज उनको बुलाया ना जरा प्रोग्राम, उनको बोलो ना जरा उस किस्म की कुंडी साहब, मैं राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसकी जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो भी उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस नहीं थे, अब उनको ज़ाहिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त प्रॉपर हो जाएगी। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जब थे तो उस वक्त शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, वो कहते थे इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बाकायदा ये कहा गया कि इंडिया से पैसे आए इनके ऊपर, और बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोपोगंडा किया गया। तो एक तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ेगी, मियां नवाज शरीफ साहब का वोट खाएगी है, वहां पे मियां नवाज शरीफ के वोट्स को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ठीक थी तो ये माजी में इल्जाम क्यों लगता रहे इन पर। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आगे प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं सर, एक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और आपका ज़ाहिर वोट बैंक को शेयर करते हैं, तो इसलिए हमेशा टारगेट पे रहे हैं वो इमरान खान साहब के, और आपकी सारी पार्टी उनको वही कुछ कहती थी जो इमरान खान साहब कहते थे। तो आज पार्टी के इतने सीनियर लोगों का मौलाना के पास चला जाना, ये यकीनन इमरान खान साहब ने भेजा होगा उनको। देखें, बात यह है कि कुंडी साहब जैसे कह रहे हैं कि अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल करते थे फ़ुरानियत वाला और दूसरी चीज़ें, तो ये खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ुरानियत वाला, ये क्या मौदबाना लफ्ज़ है। दूसरे नंबर पर गुजारे ये है कि ये तो 16 जमातें सारी इकट्ठी बैठ PDM सारा, जिसमें ये नवाज शरीफ हो या कोई भी जमात हो जिनके हवाले से ये हमेशा बात करते थे, और इसी तरह से नून लीग वाले जो हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से डाकू और सारा कुछ कहते थे। इन्होंने भी तो बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने पूरी बैत करके जो है 16 महीने इनके पीछे गुजारे। अब इन्होंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब को जो बकाया तौर पर प्रोटोकॉल और सारी चीजें मिल रही हैं, जो हम बात कर रहे थे, तो इन्हें भी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई कि ये शर्वानी हमारी तरफ तो नहीं आ रही। 2017 में प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया था, शर्वानी जो है इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले ही उन्हें देखें सिक्योरिटी गाड़ी शर्वानी हमारी तरफ जो है नहीं आ रही, तो उस वजह से ये कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपका ख्याल है कि ये शर्वानी उधर जानी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गई, हर एक को है ना जी शर्वानी हम पहने। अच्छा, तीसरे नंबर पर बात यह है कि उनकी अली मोहम्मद खान साहब हों या असद कैसर साहब हों, उनसे मेरी अभी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई है, सैफ साहब हों, तो उन्होंने बताया कि हम फातिहा पढ़ने के लिए गए थे। मैंने उनसे पूछा है कि उसमें कोई और ख़ास बात हुई है किसी हवाले से,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई हमारी बात नहीं है। बात यह है कि अगर फातिहा पढ़ना गुनाह है या अगर बैठे हुए उन्होंने ये कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। शुक्रिया अदा किया मौलाना फजलुर रहमान साहब देखिए, हाँ जी, बिल्कुल, कि आपने पीटीआई के हक में बात की थी। आपने कहा था कि पीटीआई को साइड पर रख के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती, आपने क्योंकि हमारी आवाज उठाई, तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी वजह ये आज पीटीआई को शुक्रिया अदा करना पड़ गया मौलाना का। देखें, शुक्रिया अदा करना नहीं पड़ गया। एक तरफ अगर आपको लोग ये कह रहे हो ना कि ये दहशतगर्द है और पूरी जमात ही दहशतगर्द है, 90% जो लोग हैं पाकिस्तान के वो दहशतगर्द हैं क्योंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ अगर ये बंदा कह दे कि नहीं ऐसा नहीं मुमकिन कि किसी एक बंदे को आप अंदर रख के, क्योंकि सर मौलाना आज भी आपकी पार्टी को पार्टी नहीं कहते, वो कहते हैं ये पार्टी है ही नहीं। देखें, वो तो उनका अपना ज़रफ है ना, वो कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने अगर स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी आपके वक्त को जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ज्यादा बड़ा आपका केस लड़ रही है। वो ये कहती है कि इमरान खान को साइड पर रख के हम क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकेंगे इलेक्शंस की। देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि आप बेशक देखेंगे मीटिंग्स उनकी उधर हुई हैं या किसी के साथ भी होती हैं, लेकिन ये बात कभी भी नहीं होगी कि वो ये कहें कि हम बैठ के मिलकर करप्शन करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे, सीटों का तबादला करेंगे। बात सिर्फ होगी तो 90 डेज इलेक्शन के ऊपर होगी, और वो आईनी तौर पर तो आज होने चाहिए। 90 दिन के इलेक्शनों के लिए गए थे? नहीं, आज मैं बता रहा हूं कि फातेह के लिए गए। ओवरऑल तो और बहुत सारे चांस है सर, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के खानदान के अंदर बहुत वसाल हुए, लोगों के इंतकाल हुए। आपको कभी याद है सर? आज आपको याद आई है? देखें, अच्छी बात है ना, गए तो जाना चाहिए, उसमें क्या बोल रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं बात कर रहा हूं कि कभी भी ये बात नहीं होगी कि हम इनके साथ बैठ के सीटें एडजस्ट करें, इशू टाइमिंग का ना, मिन्नत समाज करें, पांव पकड़े, ऐसा कभी नहीं। आज मजबूरी में है, नहीं, सिर्फ 90 डेज इलेक्शन आइन की बालादस्ती के लिए। 90 दिनों में इलेक्शन तो नहीं हो सकते, 6 नवंबर को 90 दिन हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि जब आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये कह रही है कि फौरन इलेक्शन, इसके ऊपर तो फौरन फैसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 तारीख रख दी गई है। मैं ये कहता हूं कि फौरन फैसला दिया जाए। कोई क्यों नहीं बात करता? पीपल्स पार्टी वाले चलो करते हैं, लेकिन पटिशन सिर्फ पीटीआई लेकर गई है। ये कुली साहब, अगर आपको जवाब देना चाहें तो मैं राणा साहब के पास जाना, मैंने फरमाइए सर। मैं इनको क्या जवाब दूंगा? इनको भी याद है कि मौलाना साहब घर में कोई फतह खानी भी करनी है। इससे पहले भी जो है मौलाना साहब के घर में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें ये शिरकत इन्होंने, उस वक्त भी तो हुए थे। उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त तो असद गैसा साहब स्पीकर भी कौमी असम्बली के थे, अली अहमद खान साहब वजीर भी थे। तो उस वक्त तो इनको दुनियावी ख्याल नहीं था कि लोगों के पास गमी खुशी में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम ये नहीं कहते कि जो उस वक्त जो मैंने इसलिए वो बात इसलिए की, आप वो क्लिप्स निकाल लें इनके चेयरमैन के, ये तो कह रहे थे हम चोरों डाकू के साथ हाथ भी नहीं मिलाते, फिर आज कैसे हाथ मिलाना? इनको गले मिलने शुरू कर दिया आप लोगों ने। क्यों आज आपको एहसास हुआ कि इनके साथ हाथ भी मिलाया जाता है? आप तो कहते हैं हम उधर बैठना भी पसंद नहीं करते, जिधर ये बैठे होंगे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आज तो गले मिल रहे थे क्योंकि आज आपको जरूरत है उन लोगों की। ये देखें, ये चीजें होती हैं। वो कहते हैं कि बदलता है रंग आसमान। लेकिन सर ये सियासत इसी को कहते हैं, ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कुली साहब, क्योंकि एक वक्त था जब आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था मैं मियां नवाज शरीफ के साथ जन्नत भी जाऊंगा, तो ये तो मौलाना के घर पे गए, अच्छी बात है। राणा साहब, आज नईम साहब जब दोबारा पीटीआई के चेयरमैन से मिले तो उनसे उनकी राय तो पूछें कि आपको जब वक्त दिया तो उसके मुतालिक क्या राय है, तो हमें, क्योंकि अप्रोच नहीं है तो हमें बयान करके सुनाए कि पीटीआई के चेयरमैन क्या राय थी, कि क्या उनको कैसे महसूस हो रहा था कि उनका डेलीगेशन दिया। हम उस वक्त भी कह रहे थे ये फरमाइएगा कि अब नैब जो है, मेरा ख्याल है उसके खात्मे का टाइम आ गया, क्योंकि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये फैसला कर रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, क्योंकि ये इदारा सिर्फ और सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए बना हुआ। देखिए, नैब के पीपल्स पार्टी और पीडीएम की गवर्नमेंट ने दांत छांद निकाल दिए थे, उसको एक नॉर्मल इदारा कर दिया था। अब वो सहूलतकारी जिसे कहा जाता है वो हुई और वो नैब बहाल हो गया, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। अब गमी खुशी जो है ना वो सबकी साथ साथ चलेगी कि कहीं वो जमानत की मुखालफत करेंगे और कहीं कहेंगे कि हमें बंदा मतलूब नहीं है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मिसाक जमहूरियत हुआ ना, सब ने गालियाँ दे के एक दूसरे के साथ इन्होंने सबक सीखा, वक्त ने, हालात ने सिखाए। खान साहब को कम अज़ कम मैं ये बार बार कहता रहा कि इंतखाबी इस्लाहात आप अब कर लें, ठीक है, मिलकर कर लें सब लोग। नहीं, आप खुद कर लें, क्योंकि 172 मीटिंग्स हुई थी जिसमें आरिफ अलवी साहब हेड करते थे उसको, ठीक है, दोनों तरफ से। जब पूरी पार्लियामेंट की कमेटियां बैठती थी और आखिरी जब मीटिंग थी तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा कि आज हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया,
ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे और वो सबूताज होगी। वहीं से ये दोबारा बैठना था इन्होंने कि इत्तेफाक राय मौजूद था, नहीं किया। फिर इन्होंने अपनी मर्जी की वो मशीनें निकाल ली, फलाना कर लिया, नहीं होता ना फिर सोलो, इस तरह ही होता है। इन्होंने वो कुंडी साहब ठीक कह रहे हैं ना कि उस वक्त 62 1F का कहा निकाल दो, ये शिकें जो ज़िया-उल-हक साहब ने डाली हैं, वो नैब को निकाल दो, नहीं माने। और जब गिलानी साहब को जब प्रेशर आया इफ्तिखार चौधरी साहब का 21वीं तरमीम करके, जजों का इख्तियार पार्लियामेंट ने दोबारा जजों को दे दिया। अब ये पार्लिमानी कमेटी तो ढकोसला है ना कि आएंगे जी बस आपने सवाल करके और वापस स्टैंप लगाए, आपकी वैल्यू नहीं है। पार्लियामेंट खड़ी नहीं, पार्लियामेंट पहली दफा खड़ी हुई और जजेस ने ही उसको ऑन कर लिया। अगर ये सिस्टम चलता रहेगा बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। खान साहब को जेल में जाके, अभी तो नेल्सन मंडेला याद आया है, पंजोता साहब दोबारा मिलेंगे, फजलुर रहमान की मीटिंग पे वीटो होता है या नहीं होता, ये खान साहब ने फैसला करना है कि ये वैसे खान साहब को इस मीटिंग का नहीं पता, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने करना है ना उनको, या असद कैसर साहब ने करना है। जो मैं बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि खान साहब को एक कमेटी पॉलिटिकल लोगों की बना देनी चाहिए। उन्हें इलेक्शन लेना है तो अपने लोगों को खुद एतमाद देना होगा। अगर वो नहीं देंगे, वैसे तो लोग आज इस शहर में मैंने ये बात सुनी है कि 15 नवंबर तक खान साहब बाहर आ जाएंगे। चलें जी, आ जाएंगे, हमने तो नहीं भेजा। अब यही बात है, जमानतें भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लेकिन बात करने में तो लोग कर रहे हैं। हम भी चेक करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जहां पे फैसले हो रहे हैं कि जी वहां से, लेकिन फैसला तो लेवल पे आज भी हो जाएगा, फिर सारी लेवल हो जाएगी। लेवल क्या होगी नहीं होगी, वो 5 साल की सजा जब तक खत्म नहीं होती खान साहब की, ठीक, इलेक्शन नहीं लड़, वो जुर्म मौजूद है, सजा सस्पेंड हुई है, ठीक, वो इन्हें कराना पड़ेगा, फिर ही इलेक्शन में आएंगे। अच्छा, नहीं सही, ये फरमाइएगा, ये वाकई इमरान खान साहब की मर्जी से ये मुलाकात हुई है? देखिए, मैं खान साहब से जब मुलाकात हुई है वो दिन को 2:30 बजे हमारी स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद ये मीटिंग हुई है। डेफिनेटली कोर कमेटी जो है खान साहब ने बनाई थी, और उसमें इसलिए बनाई गई थी कि आप जो है तमाम सारे मिलकर फैसले वो करें। उन्होंने किया फैसला, वो गए। अब जो आज खान साहब के कोर कमेटी ने इनको इजाजत दी? डेफिनेटली जी, बिल्कुल। कोर कमेटी में मसला डिस्कस ही नहीं हुआ? देखिए, नहीं, मैं गुजारिश रखता हूँ ना कि कोर कमेटी है ना जी, व्हाट्सएप के ऊपर सारे एक दूसरे से हैं कॉन्टेक्ट में जी। 4-5 लोग 6 लोग, वो एक छोटी सब कमेटी बनाई गई है पॉलिटिकल मामलात को देखने के हवाले से, तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया होगा, गए होंगे, उसमें कोई वैसे उसमें भी डिस्कस नहीं हुआ। मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वैसे भी कोई कोर कमेटी व्हाट्सएप पे तो सिर्फ एंकर्स पे पाबंदी लगा रही है आजकल, ये चैनल्स पे पाबंदी लगा रही है। इतने छोटे-छोटे फैसले जो है ना वो कोर कमेटी नहीं कर रही कि किसी ने मौलाना फजल एंकर्स पे पाबंदी तो इनके साथी वकील ने अनाउंस किया है, कोर कमेटी नहीं कर रही, वो कोर कमेटी कर दी है, एंडोर्स वो कोर कमेटी का हिस्सा है। अच्छा, आज जो खान साहब जो है ना जी, आज जो खान साहब से मुलाकात हुई है ना जी, मैं 3-4 चीजें उसके ऊपर बताना चाहूंगा। खान साहब ने क्या, पहले नंबर पर जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से फ़ौरन बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें, इसके ऊपर क्यों नहीं नवाज शरीफ ने बयान दिया, और इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ह तौर पर पीटीआई पहले भी बयान दिया, प्रोटेस्ट भी निकाला, और मजीद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बयान दें। बात यह है कि उन्होंने कहा कि जंग का लफ्ज़ नवाज शरीफ तो जलसे में किया, झंडा भी लहराया और ट्वीट भी किया, नहीं उस तरह से नहीं ना, जिस तरह से खुद सोची कर लेंगे। खान साहब ने कहा कि ये लोग कहते हैं ना जी कि जंग हो रही है, जंग नहीं है। एक तरफ है मुसल्ला अफवाज है, उनकी सारी फोर्सेज हैं, टैंक हैं, सारे वो इस्तेमाल नहते लोग नहीं, नहते लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल कश्मीर पे क्या मैं जंग कर दूं, ये जंग नहीं है, तो इसके ऊपर लाजमी तौर पर वो करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है ये लंदन एग्रीमेंट के तहत ये आए हैं। लंदन एग्रीमेंट क्या मतलब? यानी कि बैठ के लंदन में सारा ये प्लान हुआ ना, तो नवाज शरीफ थे ही लंदन में, तो फैसला उन्होंने लंदन में ही करना था, मैंने कब वापस आना। नहीं, उन्होंने नहीं करना। अच्छा, उन्होंने जी प्लान तो नहीं, आपका प्लान किसने किया आपका? डेफिनेटली जो आपको भी पता है, तो यहाँ उसमें आमिर फारूक साहब भी शामिल है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन साहब भी। नहीं, जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद तो नहीं शामिल हो गए, लेकिन इनडायरेक्टली ऊपर से फिर आपको पता है तो इनको किसी और कोई और कह रहा है कि फैसले कर रही है, तो उन्होंने ये कहा सिद्दीकी को जैसे किसी ने कहा था। देखें, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इनको कोई और कह रहा है कि फैसले ये करे। देखें, 4 उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का ऐसा था, वहां से बाकायदा तौर पर रसूल वही नैब जो मुझे वहां पर अगवा करता है जब मैं बेल लेने आया हूँ, और यहाँ पर जमानत उनकी हुई नहीं, और खुद ही कहते हैं जी कि बिल्कुल उनको छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग खान को चाहते हैं, और ऐसे किसी का माइंड जो है वो बदला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने साइफर के हवाले से बात की। उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि देखें, मैं वजीर आज़म था, और बाहर से अगर कोई धमकी देता है, मैंने वोट लिया है, और मैंने उनको बताना है कि भाई ये धमकी आई है और इस तरह से इंटरवेंशन करके हुकूमत गिराई जा रही है, मैं अवाम में ना जाता तो मैं किधर जाता, और उसे डिक्लासीफाइड किया गया। नंबर 4 पर उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ।
हमारा मौकफ सुना ही नहीं जा रहा। एक तरफा एक स्टोरी जो है हमारे ऊपर डाली जा रही है। कैमरे किसने उतारे? उधर 9 मई को, इधर 18 मार्च को जुडिशियल कम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात करें। ठीक। आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस वक्त खवातीन बच्चे सारे वो गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बकाया तौर पर कहा कि वहां पर जो दरखास्त जो दायर की हुई है उसके ऊपर टेकअप करें और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डायरेक्शन जारी करें कि ये जो बेगुनाह लोगों को अंदर रखा गया, उनकी जमानतें ही लगती हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जो है वो अगवा किए जाते हैं, हमारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं और FIR दर्ज होती हैं, ऊपर नई दफा डाल दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी। अच्छा, ये फरमाया कि क्या 2 वकला के बारे में उन्होंने कहा है कि ये 2 वकील मेरे साथ मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे? नहीं, देखें, इजाजत मिलती है कोर्ट से, मतलब 8 लोगों की, 10 लोगों की। उन्होंने उधर एक लॉ बनाया हुआ है, खुद जेल अथॉरिटीज ने अपना एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, ये जो भी है। दूसरी तरफ से 8-8 लोग चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी जो हियरिंग हुई है 3 लोग, मेरा भी नाम था, नहीं उन्होंने जाने दिया। अब आज मुलाकात हुई है, आज उन्होंने 4 लोग, कुर्सी 4 रखते हैं वहां पर, तो उन्होंने कहा जी नहीं कि 4 अलाउ हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन आएगा। तो देखिए, इमरान खान साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा है, उन्होंने नहीं कहा कि 2 बंदे, ये 2 में एक सीनियर वकील भी शामिल है, कि ये मुझसे मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो साकिब भाई ने ट्वीट किया तो मैंने बकाया तौर पर, उन्होंने किसी बंदे के हवाले से ये नहीं कहा कि ये मुझे मिलने ना है, और आज तक उन्होंने कभी किसी हवाले से नहीं कहा। हालांकि लोग जाकर कहते भी होंगे कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, उस बंदे को ना मिले, इस वकील को। तो वो दोनों वकला भी जाएंगे अब? नहीं, कोई था ही नहीं ना, किसी ने, ये तो एम खबर किसी ने चलाई है, खान क्यों कहेंगे? ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा